morning, sir. Good morning. Good morning, all of you. New topic, new mathematical tools. It's not topic, vector. ठीक है? सबसे पहले ये वेक्टर ध्यान देना. All physical quantity जितना भी यूज करते हैं, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, टाइम, फोर्स, मोमेंटम, all physical quantity can be classified into three type. बच्चे नोट करो, माइक्रोफोन ऑफ कीजिए बच्चे. बच्चे लिखो, all physical quantities can be classified. All physical quantities can be classified into three type. All physical quantities can be classified into three type. All physical quantity can be classified into three type. First one is scalar. All physical quantities can be classified into three type. First one is scalar. Okay, first one is scalar. Define करो. Which have only magnitude. Scalar which have only magnitude. Which have only magnitude, not any direction. Which have only magnitude, not any direction. फिर से जितने भी बच्चे फिजिकल क्वांटिटीज हैं, all physical quantities can be classified into three type. First one is scalar quantities which have only magnitude, not any direction. Not any direction. Not any direction. Not any direction. Example, mass. ठीक है, एग्जाम्पल मास. और आगे पढ़ोगे डिस्टेंस, मास, डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, एनर्जी, पावर, सब लिख लो. स्केलर क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड. जैसे मैं पूछूं, बच्चे ध्यान सुनना, मास एंड वेट डिफरेंट. मास एंड वेट डिफरेंट. ठीक है, नॉर्मली. ठीक है, मास एंड वेट डिफरेंट. मास, यूनिट ऑफ मास केजी, यूनिट ऑफ मास केजी. ठीक है, एंड यूनिट ऑफ वेट. हम लोग गलती करते हैं. जैसे बताओ आप में से कोई भी, ठीक है, मैंने आपसे पूछा आप अपना वेट बताओ. आलोक, टेल मी योर वेट. कितना वेट है आपका? आलोक बोलिए. सर 35. अरे तुम तो अंडर वेट हो यार. 35 क्या? 35 किलोमीटर. 35 किलोमीटर. बच्चे यूनिट के साथ बोलते हैं अपन. 35 वॉट, 35 क्विंटल है, 35 टन है, 35 ग्राम है. पूरा बताओ 35 क्या? आलोक, बच्चे आंसर कंप्लीट करो. योर वेट 35 क्या? 35 मीटर, 35 केजी, 35 सेकेंड, क्या? जल्दी बोलो. 35 kg. 35 केजी. ध्यान दो बच्चे, ये 35 केजी. केजी इज द यूनिट ऑफ मास. केजी इज द यूनिट ऑफ मास, नॉट वेट. हम लोग नॉर्मल वेट जब पूछते हैं तो लोग मास बताते हैं. एक्चुअल में वेट फॉर्मूला mg पढ़िएगा लॉज ऑफ मोशन में. तो एक्चुअल में ठीक है 35 kg. एक्चुअल kg इज द यूनिट ऑफ मास. ठीक है, मैंने बोला यार वेट बताओ. ठीक है 35 kg. तो अंडरस्टूड है
बच्चों वेट मीन्स mg, तो g से मल्टीप्लाई कर दो एंड यूनिट ऑफ वेट न्यूटन। कुछ ऐसे वर्ड हैं कि मैं पूछता हूं वेट तो नॉर्मल हम लोग बताते हैं मास, मास डाल दिए तो अंडरस्टूड है सर, आप जी से खुद से मल्टीप्लाई कर लो। तो जैसे आलोक ने बताया मास 35 kg, तो मैंने इमेजिन कर लिया 35 न्यूटन, 35 न्यूटन। इनफैक्ट यूनिट ऑफ मास केजी एंड यूनिट ऑफ वेट न्यूटन। बच्चे वेट हैव डायरेक्शन, वेट हैव डायरेक्शन। बच्चे अर्थ कहां अपने को खींच रहा है, नीचे। डायरेक्शन ऑफ वेट towards the center of earth. Weight have direction but mass not any direction. अपना weight नीचे है। एक चीज और, मैग्नीट्यूड क्या होता है बच्चे? किसी का मास पूछा 35, किसी ने बताया 40, 70, 80, ये जो वैल्यू है ना उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड, उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। तो इन्होंने बोला 35 kg, 35 kg, 35 is the magnitude, 35 kg, 35 is the magnitude। फिर से बच्चे, ऑल फिजिकल क्वांटिटी, जितने भी क्वांटिटी हैं जो पढ़े थे यूनिट डायमेंशन में, जितने भी क्वांटिटी हैं, all quantities can be classified into three type. First one is scalar, first one is scalar quantities which have only magnitude। फर्स्ट क्वांटिटी लेट से आने वाली फर्स्ट क्वांटिटी स्केलर, स्केलर which have only magnitude not any direction। फर्स्ट वन is scalar which have only magnitude, लेट से आने वाले लिख लो। फर्स्ट वन scalar which have only magnitude, which have only magnitude not any direction, not any direction। एग्जाम्पल मास, मास में कोई डायरेक्शन नहीं। वेट हैव डायरेक्शन, मास के पास कोई डायरेक्शन नहीं है। एग्जाम्पल मास, वर्क, एनर्जी, डिस्टेंस, स्पीड। तो अभी ये 4-5 एग्जाम्पल लिख लो, जैसे आगे पढ़ोगे तो सारे एग्जाम्पल लिख लेगा। ये रहा बच्चे स्केलर, ठीक है। सेकेंड वन वेक्टर, सेकेंड वन वेक्टर लिखो। सेकेंड वन वेक्टर which have magnitude and direction both। Second one vector which have magnitude and direction both, which have magnitude and direction both, which have magnitude and direction both। Example weight, force, momentum, velocity, acceleration। vector quantity which have magnitude and direction both। Example weight, force, momentum, velocity, acceleration। बहुत सारे हैं। तो अपने को इस चैप्टर में डिटेल्स पढ़ना है वेक्टर। थर्ड क्वांटिटी जो अभी समझ में नहीं आएगा, सिर्फ उसको डिफाइन कर लो। थर्ड क्वांटिटी टेंसर, सिर्फ ऐड कर लो। थर्ड क्वांटिटी, फर्स्ट क्वांटिटी स्केलर which have only magnitude not any direction। second quantity vector which have magnitude and direction both। and third one tensor, tensor जो completely vector भी नहीं हो और completely tensor भी नहीं हो, neither vector nor scalar। third one tensor, neither vector nor scalar, neither vector nor
स्केलर। ये अभी समझ में नहीं आएगा, जब ये चैप्टर पढ़ाया जाएगा आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वहां जाके कुछ थोड़ा समझ में आएगा। तो अभी सिर्फ एग्जांपल लिख लो जो कंप्लीटली वेक्टर को भी डिफाइन नहीं करता है और जो कंप्लीटली स्केलर भी नहीं है। नीदर वेक्टर नॉर स्केलर इज टेंसर, इज टेंसर। इस चैप्टर में कंप्लीटली पढ़ना है वेक्टर। अब बच्चे ध्यान सुनो, आखिर वेक्टर एक अलग से क्यों पढ़ने का, इसके बिना पढ़े क्या काम नहीं चलता, पहले ये समझो फिर स्टार्ट करेंगे। ध्यान दो बच्चे, ध्यान देना, ध्यान दो ध्यान दो। जैसे इस डब्बे में मास 2 kg, एक और डाल दिए 3 kg। मैंने पूछा टोटल मास, आपने सिंपल 2 + 3 अलजेब्रिक सम कर दिया। मैंने पूछा टोटल मास, तो आपने बोल दिया सर 2 + 3 5 kg। मास में तो कोई डायरेक्शन नहीं है। फॉर स्केलर क्वांटिटी सिंपल अलजेब्रिक सम जो आप यूज करते थे 10th क्लास में, जो भी क्वांटिटी स्केलर है उसकी वैल्यू में पूछूं टोटल, सिंपल सबको प्लस कर दो, निकल गया टोटल। बट फॉर वेक्टर क्वांटिटी तुम ही सोचो, ध्यान दो, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर सपोज ये ऑब्जेक्ट, एक दूसरा ऑब्जेक्ट ये, किसी ने इस पर फोर्स लगाया 3 न्यूटन और इधर लगाया 2 न्यूटन। सपोज 2 ऑब्जेक्ट हैविंग सेम मास, इस पर इधर लगा 3 न्यूटन एंड 2 न्यूटन इन जस्ट अपोजिट। मतलब इस ऑब्जेक्ट को कोई 2 बच्चे एक ही साइड खींच रहे हैं और इस ऑब्जेक्ट को कोई 2 बच्चे अपोजिट खींच रहे हैं। क्या लगता है दोनों में एक्सेलरेशन सेम होगा या डिफरेंट होगा? डिफरेंट होगा। डिफरेंट होगा, बिल्कुल है बच्चे। अच्छा सेम होगा, अच्छा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। सपोज बच्चे सेम होगा, अब मैं पूछो एक ये भी मान लो 3 है और भी 3 है, स्पेशली वो लोग समझ जिन्होंने आंसर सेम बोला। बच्चे हम यहाँ खड़े हैं, 2 बच्चे आए और इस हाथ में पकड़ उधर खींचने लगे तो मैं मूव कर जाऊंगा। लेकिन 2 बच्चे आए, एक ये हाथ और एक हाथ, ये इधर खींच रहा है ये इधर खींच रहा है। बच्चे जिसने भी बोला सेम, तो बताओ ये 2 कंडीशन क्या सेम होगा? मैं यहाँ खड़ा हूं, आधे बच्चे क्लासरूम को उधर खींच रहे हैं मुझे और आधे बच्चे इधर खींच रहे हैं, ठीक है, और सेकंड टाइम सारे बच्चे उधर आ गए और हमको खींच रहे हैं। आपको लगता है दोनों कंडीशन में मेरा मूवमेंट क्या सेम होगा? बोलो, जिन्होंने बोला सेम होगा बच्चे, क्या सेम होगा? आधे बच्चे इधर खींच रहे हैं आधे इधर खींच रहे हैं, तो दोनों फोर्स तो बैलेंस हो गया, हम कहीं नहीं जाएंगे। तो बच्चे ये सेम कंडीशन नहीं है, ध्यान दो। 3 न्यूटन 3 न्यूटन, ये 3। अब बच्चे कोई प्रैक्टिकली सोचो यार, तुम इस कोई पत्थर को, तुम भाई बहन घर में झगड़े कर रहे हो, तुम इधर खींच रहे हो और इधर खींच रहा है, ये ऑब्जेक्ट पता चलेगा बीच में रुका हुआ है और तुम दोनों भाई बहन मिलकर एक ही साइड खींच रहे हो, तो ऑब्जेक्ट ये इधर जाएगा। These two conditions are not same. These two conditions are not same. किसी ऑब्जेक्ट पर 2 फोर्स एक ही साइड लगाना और किसी ऑब्जेक्ट पर 2 फोर्स अपोजिट लगाना, दोनों का कंडीशन सेम नहीं है, दोनों का कंडीशन सेम नहीं है। तो बच्चे इन फर्स्ट कंडीशन 2 फोर्स सेम डायरेक्शन में, तो बच्चे उसका मूवमेंट फास्ट होगा, ठीक है। तो अब सुनो, ध्यान देना, फिर से वापस समझो। 2 ऑब्जेक्ट, राइट डायरेक्शन 3 न्यूटन, लेफ्ट डायरेक्शन 2 न्यूटन, इन सेम डायरेक्शन 3 and 2। ऑब्जेक्ट का मास m। जब पढ़िएगा लॉज ऑफ मोशन, वैसे सबको पता होता है F = ma। सेकेंड लॉज ऑफ मोशन F = ma। अब बच्चे इस पर डायरेक्शन ऑफ 2 फोर्स सेम, 3 + 2 = ma = 5/m। इन अपर कंडीशन 3 न्यूटन 2 न्यूटन, अपोजिट दोनों अपोज कर रहा है, तो बच्चे a = 3 - 2/m। So in first condition, in second condition, acceleration will be different। प्रैक्टिकली भी बच्चे घर में टेबल है,
घर में टेबल है, एक साइड तुम खींचना है, एक साइड भाई को बोलना खींचो, दोनों अपोजिट खींचना, टेबल वही रहेगा अगर दोनों का स्ट्रेंथ सेम है तो। और दोनों एक ही साइड खींचोगे बच्चे तो टेबल आगे जाएगा। तो दो फोर्स सेम डायरेक्शन में लगाना और अपोजिट लगाना, ये दो कंडीशन सेम नहीं है, इसलिए लोगों को लगा अच्छा है एक अलग से मुझे एक अलजेब्रा बनाना पड़ेगा। वो सिंपल अलजेब्रा काम नहीं करेगा कि ठीक है अलजेब्रा ये बोलता है 3+2 5, 3+2 5, नहीं बच्चे, अगर ये 3 और ये 2 स्केलर होता, स्केलर 3 2 प्लस कर दो 5, 3+2 5, बट इन केस ऑफ वेक्टर आपको डायरेक्शन भी मैटर करता है। मैं पूछूं सिंपल पूछूं कि भाई एक ऑब्जेक्ट पर 3 न्यूटन और 2 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो बताओ टोटल। तो आप पूछोगे सर डायरेक्शन तो बताओ, डायरेक्शन बताओ, 3 2 सेम है तो प्लस कर दो सर, 3+2 5, और 3 और 2 अपोजिट है तो माइनस कर दो। तो बच्चे अगर मैंने सिंपल वही बात कर रहा हूं कि मैंने बोला किसी पर फोर्स 3 न्यूटन और इधर बोला मास 3 केजी, मास 2 केजी, एकदम सिंपल तरीके से बच्चे समझो। वेक्टर का एप्लीकेशन हर चैप्टर में, 12th में हर चैप्टर में काम पड़ेगा, वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। वेक्टर क्वांटिटी का ट्रीटमेंट अलग से होता है और स्केलर का ट्रीटमेंट अलग होगा, दोनों का ट्रीटमेंट में एक मेथड नहीं लगेगा। तो बच्चे F1 3 न्यूटन, F2 न्यूटन, मैंने बोला बताओ मेरे टोटल मास, सर 3+2 5 केजी, और मैंने बोला टोटल फोर्स बताओ। तो आपने बोला सर पहले डायरेक्शन तो बताओ मुझे, क्योंकि बिकॉज फोर्स हैव डायरेक्शन, हैव वेक्टर, और वेक्टर का रिजल्ट बताने के लिए आपने को डायरेक्शन चाहिए। स्केलर का रिजल्ट बताने के लिए कोई डायरेक्शन नहीं चाहिए। स्केलर क्वांटिटी नॉट हैव एनी डायरेक्शन। तो बच्चे मैंने बोला टोटल मास 5 केजी, यहां हमने बोला टोटल फोर्स, तो आपने बोला सर बताओ पहले डायरेक्शन। तो मैंने बोला ठीक है, सेम है तो आप बोला सेम है तो सर 3+2 5, अपोजिट है तो 3 - 2 कर दिए 1। मैंने बोला परपेंडिकुलर है तो बच्चे यहां ही सीखना है, 3 न्यूटन इधर है और 2 इधर है, सेम डायरेक्शन सर प्लस कर दो 5, अपोजिट माइनस कर दो, परपेंडिकुलर सर पाइथागोरस लगा दो, यही सीखोगे आगे, √3² + 2² कर दो। और हमें बोलो ये 3 और 2 किसी एंगल पर है, तो इनफैक्ट बच्चे इसकी वैल्यू चाहिए। तो इस चैप्टर में यही सब पढ़ना है। तो बच्चे स्केलर सम निकालने के लिए सिंपल अलजेब्रा यूज कर लेते हैं, बट फॉर वेक्टर क्वांटिटी एक डिफरेंट मैथ्स आया नॉन एज वेक्टर अलजेब्रा, बिकॉज वेक्टर हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। चलो यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। इसलिए वेक्टर क्वांटिटी का ट्रीटमेंट अलग से होगा और स्केलर का ट्रीटमेंट अलग से होगा। कहीं स्केलर क्वांटिटी का सॉल्व करना है तो सिंपल अलजेब्रा, वेक्टर क्वांटिटी है तो बोलोगे सर डायरेक्शन दो तभी ये सॉल्व होगा। चलो अब सुनो, फिर आइए जहां क्लास स्टार्ट किए थे, scalar quantity which have only magnitude, not any direction, vector quantity which have magnitude and direction both, and third one scalar which have neither third one tensor, neither vector nor scalar। अब सुनो बच्चे, हर जगह कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होते हैं, ठीक है। यहां भी कुछ ऐसे क्वांटिटी हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, बट फिर भी वो स्केलर है। जिसमें सबसे बड़ा एग्जांपल है, सबसे अच्छा एग्जांपल है करंट, जो तुम समझ सकते हो। जैसे सुनो, आइए, तो कुछ जो एक्सेप्शन है उसके लिए जो मैंने लिखवाया डेफिनेशन, उस डेफिनेशन को थोड़ा और मॉडिफाई करेंगे। सिंपल तो यही बोलना है, वेक्टर क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, बट जो और कुछ जो एक्सेप्शन है उसको भी इंक्लूड करने के लिए उस डेफिनेशन को थोड़ा और मॉडिफाई करेंगे। तो सबसे पहले यह समझा जाए, सर करंट हैव मैग्नीट्यूड हैव डायरेक्शन बट इट इज स्केलर, ऐसा क्यों? बच्चे ध्यान दो। सर ये तो टेंसर क्वांटिटी होती है ना? नहीं, देखो टेंसर है जो वेक्टर को भी डिफाइन नहीं करे और
स्केलर को डिफाइन नहीं कर रहे, ठीक है। करंट जहां निकालो बच्चे, एग्जांपल सुनो क्लियर बस, दादा बच्चे ध्यान दो एकदम सिंपल समझ जाओगे। मैंने बोला एक वायर है यहां से, ठीक है, एक इधर करंट गया 4 एम्पियर, सॉरी 4 न्यूटन नहीं, 4 एम्पियर, एक इधर गया बच्चे 4 एम्पियर, और एक करंट इधर गया 3 एम्पियर, ठीक है। फिर आपसे मैंने बोला ये है, इधर गया 4 एम्पियर, इधर गया 3 एम्पियर, ठीक है। फिर मैंने एक तार और लगाया, ये इधर गया 4 एम्पियर और इधर ही गया 3 एम्पियर। ध्यान दो बच्चे, यार करंट फ्लो में कंसेप्ट लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉन का नंबर। अब सुनो बच्चे, इस पॉइंट पर उधर गया 4 एम्पियर, इधर गया 3 एम्पियर, तो मैंने पूछा बताओ इस वायर से कितना करंट? सर 7 एम्पियर, उधर 3 गया, उधर 4 गया, इधर 3 गया, तो इस वायर में बताओ करंट, तो आपका आंसर 7 एम्पियर। मैंने इसमें बोला कि इस वायर में यहां से गया, सपोज तार का 2 ब्रांच है, इधर भी 4 एम्पियर, इधर भी 3 एम्पियर, मैंने बोला इस वायर में कितना करंट? 7 एम्पियर। इसमें बोला इधर गया 4, इधर गया 3, इसमें भी 7 एम्पियर। इस दो तार के बीच का एंगल अपोजिट हो, 180 हो, या सेम हो, या 90 डिग्री पर हो, इन ऑल द 3 कंडीशन करंट इन दिस वायर इज 7 एम्पियर। जबकि वेक्टर ये बोलता है सेम हो तो प्लस करना, अपोजिट हो तो माइनस करना, और परपेंडिकुलर हो तो पाइथागोरस लगा देना। यही पढ़ो बच्चे, वेक्टर मेथड ये बोलता है इफ टू क्वांटिटी इन सेम डायरेक्शन प्लस अपोजिट माइनस perpendicular Pythagoras, but in case of current opposite direction 7, same direction 7, perpendicular again 7, independent of angle between these two direction। इस दो के बीच कितना एंगल है इस पर डिपेंड नहीं करता है, और एंगल पर जो डिपेंड करता है बच्चे वही आगे जब पढ़ोगे लॉज ऑफ ट्रायंगल। जब आगे पढ़ोगे लॉज ऑफ ट्रायंगल वो एक्सप्लेन करता है कि दो चीज सेम हो तो प्लस कर दो, दो चीज अपोजिट हो तो माइनस कर दो, दो चीज परपेंडिकुलर हो, दो चीज नहीं, दो वेक्टर, 2 वेक्टर सेम डायरेक्शन प्लस कर दो, 2 वेक्टर अपोजिट माइनस कर दो, 2 वेक्टर परपेंडिकुलर पाइथागोरस लगा दो, और 2 वेक्टर किसी एंगल पर हो तो बच्चे यही आगे चल के पढ़ोगे। अगर 2 वेक्टर किसी एंगल पर हो तो अंडर रूट फॉर्मूला, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यही बच्चे आगे चल के पढ़ना है, 2 वेक्टर सेम डायरेक्शन प्लस 2 वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन माइनस 2 वेक्टर परपेंडिकुलर पाइथागोरस 2 वेक्टर एट एन एंगल थीटा, देन अप्लाई दिस फार्मूला। और इस फार्मूला को हम लोग डिराइव करते हैं लॉज ऑफ ट्रायंगल मेथड से। जब पढ़ोगे लॉज ऑफ ट्रायंगल तो बच्चे करंट हैव मैग्नीट्यूड हैव डायरेक्शन, बट उसका और मॉडिफाइड वर्जन दो तो बेसिक हो गया कि वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड हो मींस वैल्यू हो, डायरेक्शन हो, और साथ में उसको लॉज ऑफ ट्रायंगल, द वेक्टर अलजेब्रा के जितने लॉ हैं सभी लॉ को फॉलो करनी चाहिए। तो करंट हैव मैग्नीट्यूड हैव डायरेक्शन, बट ये वेक्टर अलजेब्रा के रूल को फॉलो नहीं करता है। किस रूल को? लॉज ऑफ ट्रायंगल। तो करंट के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। प्लीज बच्चे, तो पहले मैंने डिफाइन कर दिया सिंपल तरीके से, स्केलर व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, वेक्टर क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, एंड टेंसर नीदर वेक्टर नॉर स्केलर, यहां तक। बट अब थोड़ा सा हम वेक्टर का मॉडिफाइड वर्जन, अब तो बच्चे यहां सीखो। फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, ठीक है, दो, बट बच्चे इसको ओबे करनी चाहिए। किसको ओबे करनी चाहिए? लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा जो आगे पढ़ोगे, लॉज ऑफ ट्रायंगल, लॉज ऑफ पैरेललोग्राम, जितने वेक्टर के लॉ हैं सभी लॉ को फॉलो करेगा। अगर एक भी लॉ को अगर फॉलो नहीं किया तो वो क्वांटिटी वेक्टर नहीं होगा। तो बच्चे इसको थोड़ा
वेक्टर क्वांटिटी थोड़ा मॉडिफाई करो, वेक्टर को बच्चे दोबारा फिर से लिखो, मॉडिफाइड, कि वो सिर्फ दो इनफ नहीं था। नोट ये कीजिए, फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड, physical quantities having magnitude, direction, and obeying laws of vectors. Physical quantities having magnitude, direction, and obeying laws of vector algebra. Laws of vector algebra are called vectors, are called vectors. तो लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा बहुत सारे हैं, जिसमें लॉज ऑफ ट्रायंगल है और भी कुछ लॉ है। तो सबसे पहले सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा, वेक्टर क्वांटिटी हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, वो वेक्टर अलजेब्रा के सभी रूल को फॉलो करे। अगर एक भी रूल को अगर फॉलो नहीं किया तो वह वेक्टर नहीं, वो स्केलर हो जाएगा। यहां पर प्ले ऐड कर लो, यहां पर ऐड कर लो एग्जांपल में, करंट, करंट कुछ क्वांटिटी है, करंट, प्रेशर, प्रेशर में डायरेक्शन है, प्रेशर ये लगा रहे हैं तो ये बच्चे है प्रेशर, करंट, प्रेशर, सरफेस टेंशन। जब वहां पढ़ोगे तो समझ में बेटर आएगा, यहां से एग्जांपल लिख लो, करंट, प्रेशर, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, ठीक है। तो बच्चे ये सब क्वांटिटी है जो कि क्या लिखा आपने, करंट, प्रेशर, सरफेस टेंशन हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। फिर से, करंट, प्रेशर, सरफेस टेंशन, बच्चे इवन टाइम के भी तो डायरेक्शन है यार, टाइम मूविंग फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर, टाइम में भी तो डायरेक्शन है, प्रेजेंट टू पास्ट नहीं जा रहा है, टाइम में भी डायरेक्शन है, अभी से फ्यूचर की ओर जा रहा है, टाइम हैव डायरेक्शन एनीवे, बट फिर भी टाइम क्या है, स्केलर। करंट, प्रेशर, सरफेस टेंशन, टाइम हैव डायरेक्शन, बट इट इज स्केलर। बट क्यों है, इसको डिटेल्स तो बच्चे जब वेक्टर अलजेब्रा पढ़ोगे, तो अभी मैंने सिर्फ आपको करंट समझा दिया कि करंट उस लॉ को फॉलो नहीं करता है, सेम हो फिर भी प्लस, अपोजिट हो फिर भी प्लस, तो करंट के लिए लॉ फॉलो नहीं होता है। तो करंट किसको फॉलो नहीं करता है, लॉज ऑफ ट्रायंगल। बट लॉज ऑफ ट्रायंगल पहले पढ़ोगे तभी बेटर समझ पाओगे। चलिए, तो आज हम लोग को बच्चे वेक्टर का बिल्कुल इंट्रोडक्शन पढ़ना है, यहां तक हो गया। अब आइए प्लीज, अब पढ़ना है डिटेल्स में सिर्फ वेक्टर। फिर से चलो बच्चे, वेक्टर क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, ठीक है। तो सबसे पहला रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ध्यान दो बच्चे, जो भी क्वांटिटी वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका, सपोज फोर्स इज वेक्टर, तो इसके ऊपर ये सिंबल लगा दिए, तो जिसके ऊपर ये सिंबल लगा दिए मतलब वो वेक्टर है। वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, तो बच्चे किसी भी क्वांटिटी के ऊपर लगा दोगे एरो, तो इट मींस वो वेक्टर है। एनसीईआरटी ने क्या मेथड यूज किया है, ठीक है। तो वे टू रिप्रेजेंट वेक्टर क्वांटिटी, या तो उस लेटर के ऊपर दिखा दो एरो, या बुक्स वाले क्या यूज करते हैं, एक तो ये और दूसरा या तो बिल्कुल बोल्ड लेटर। कहीं बच्चे एनसीईआरटी में ये बोल्ड लेटर दिखा रहे, सपोज ये ए लिखा हुआ है, तो समझ आना ये क्वांटिटी कैसा है, वेक्टर। तो मेथड टू रिप्रेजेंट वेक्टर, लेटर के ऊपर एरो दिखा देना तो वो वेक्टर है। देख लो, वे टू रिप्रेजेंट वेक्टर, वे टू रिप्रेजेंट वेक्टर, ये सब भी है, और एक दो दिखा दो, ये ऑल आर वेक्टर। इधर
बोल्ड लेटर और एरो ओवर द लेटर, एरो ओवर द लेटर, इट इज द वे टू रिप्रेजेंट वेक्टर। जिसके ऊपर वे एरो लगा दिए, एरो उसी के ऊपर लगाना है जो क्वांटिटेटिव वेक्टर हो। आइए बच्चे, ग्राफिकली जब लोग डायग्राम बनाएंगे, ध्यान देना, एक तो एरो लगता है किसी लेटर के ऊपर, ठीक है, दूसरा कहीं ग्राफ बनाएंगे, प्लीज ध्यान देना, ये यहां बना हुआ है, ठीक है। अब ज्योमेट्रिकली, ग्राफिकली, ये वेक्टर का ये हेड है, ये वेक्टर का टेल है, ये है वेक्टर की डायरेक्शन, और इस एरो का जो लेंथ है वो बताता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मीन्स वैल्यू। मैंने फोर्स लगाया 10 न्यूटन, किसी ने 20 न्यूटन, तो 20 न्यूटन का मैग्नीट्यूड क्या है, ज्यादा। तो ग्राफिकली लेंथ ऑफ एरो रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड, इट्स हेड, इट इज टेल एंड इट इज डायरेक्शन। बच्चे ये भी कॉपी में ड्रॉ कर लो। head, tail, direction from tail to head, and length, magnitude. Length, magnitude. तो जो एक्सेप्शन है वो अभी तभी समझ में आएगा जब पूरे वेक्टर अलजेब्रा को पढ़ लीजिएगा। तो जो भी वेक्टर अलजेब्रा को के रूल को फॉलो नहीं करे तो वो क्वांटिटी बच्चा कैसा हो जाएगा, स्केलर। वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, हम स्लो धीरे धीरे पढ़ेंगे। जो भी नए बच्चे याद करके कल और परसों रिवीजन होगा, जो बच्चे पुराने हैं वो भी खूब रिवीजन करना, वो भी कर लेना। तो कल परसों रिवीजन यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट उसका करा देंगे कल। बट वेक्टर बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, बेसिक मैथ्स है, इस पर लगेगा कम से कम 6-7 क्लास लगेगा, तो इसका यूज बहुत ज्यादा है। बच्चे लिख लिया आपने? यस सर। चलो वापस फिर से सुनो, ठीक है, समझिए। फोर्स वेक्टर बच्चे लेटर के ऊपर ये बड़ा और छोटा मैटर नहीं करता है, लेटर के ऊपर ये होगा वेक्टर। हाँ, जब डायग्राम बनाएंगे, अगर डायग्राम बनाए, मैंने बोला एक ये फोर्स है और एक ये फोर्स है, मैंने बोला ये फोर्स F1 है और ये फोर्स F2 है, तो लेंथ ऑफ एरो ग्राफ में इसकी लंबाई ज्यादा है, तो बोलोगे सर F2 इज ग्रेटर देन F1। किसी लेटर के ऊपर हमेशा बच्चे लेफ्ट टू राइट ही दिखाना है। लेटर के ऊपर वेलोसिटी वेक्टर, ये नहीं कि सर ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है तो ऐसा मत दिखा देना, सर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो ऐसा मत दिखा देना। किसी लेटर के ऊपर एरो हमेशा लेफ्ट टू राइट, वो जो वेक्टर के, बच्चे ध्यान सुनो, किसी लेटर के ऊपर ये डायरेक्शन हो तो ये सिर्फ ये हेल्प कर रहा है, इट इज वेक्टर। इससे अपने को ये नहीं समझ में आएगा कि उसकी डायरेक्शन क्या है, तो लिख दिया मैंने वेलोसिटी वेक्टर, तो आपको समझ, अच्छा ये वेक्टर है। मैंने पूछा बताओ डायरेक्शन, सर डायरेक्शन इससे थोड़ी समझ में आएगा, डायरेक्शन को बताना पड़ेगा। मैं लिख दिया सिर्फ ये वेलोसिटी है, आपको समझ में आ गया, सर हाँ ये वेक्टर है। मैंने पूछा बताओ डायरेक्शन, सर इसमें कहां से मिलेगा डायरेक्शन, डायरेक्शन आप दिखाओ तब तो दिखेगा। तो बच्चे ग्राफिकली ध्यान देना, बच्चे लेटर के ऊपर ऑलवेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इट हेल्प यू ओनली, दिस इज वेक्टर। बस इससे हम डायरेक्शन पता नहीं कर सकते हैं, डायरेक्शन मुझे बताना पड़ेगा। इसलिए बच्चे ग्राफिकली ये दिखाया, ये दिखाया, तो आपने बोला अच्छा सर इस दो की डायरेक्शन सेम है, ठीक है, बट मैग्नीट्यूड डिफरेंट। लेंथ ऑफ एरो रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड,
हेड डायरेक्शन, तो ग्राफिकली हेड डायरेक्शन एंड लेंथ ऑफ एरो रिप्रेजेंट इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मीन्स उसकी वैल्यू। चलो बच्चे आगे लिखो। टाइप ऑफ वेक्टर, टाइप ऑफ वेक्टर, टाइप ऑफ वेक्टर। जस्ट आज एक इंट्रोडक्शन है इसका, पूरा वेक्टर का बेसिक प्लेस समझ लें। टाइप ऑफ वेक्टर, कुछ नाम पहले मैं बोल रहा हूं फिर देखेंगे डायग्राम। इक्वल वेक्टर, नाम ये इक्वल वेक्टर, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ सेम। मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो तो बोलेंगे भाई ये इक्वल वेक्टर है। पैरेलल वेक्टर, पैरेलल, डायरेक्शन मस्ट बी सेम, डायरेक्शन मस्ट बी सेम, मैग्नीट्यूड मे बी सेम मे बी डिफरेंट। तो पैरेलल वेक्टर डायरेक्शन मस्ट बी सेम, एंटी पैरेलल डायरेक्शन मस्ट बी अपोजिट, एंटी पैरेलल डायरेक्शन मस्ट बी अपोजिट। आइए बच्चे कुछ कुछ यहाँ देखते चलो। ए इज पैरेलल टू बी, लिखना मत, ए और बी की डायरेक्शन सेम है, ठीक है। मैग्नीट्यूड मे बी सेम मे नॉट सेम। इस डायग्राम में ए की वैल्यू ज्यादा है और बी की वैल्यू कम है, तो पैरेलल वेक्टर डायरेक्शन मस्ट बी सेम, मैग्नीट्यूड मे नॉट बी सेम, मे बी सेम मे नॉट सेम। समझ लो बच्चे। एंटी पैरेलल डायरेक्शन मस्ट बी अपोजिट, डायरेक्शन मस्ट बी अपोजिट। मैग्नीट्यूड क्या हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंटी पैरेलल डायरेक्शन मस्ट बी अपोजिट, डायरेक्शन मस्ट बी अपोजिट। इक्वल वेक्टर लिखो पहला, टाइप ऑफ वेक्टर लिखो बच्चे पहला, इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर। देखो डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड मस्ट बी सेम, इक्वल वेक्टर, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड मस्ट बी सेम। बच्चे बस डायग्राम दिखा दो, ए और बी दोनों इक्वल है, लेंथ भी सेम डायरेक्शन भी सेम। इक्वल वेक्टर, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन मस्ट बी सेम। इक्वल वेक्टर। नेक्स्ट लिखो पैरेलल वेक्टर, नेक्स्ट लिखिए पैरेलल वेक्टर, डायरेक्शन मस्ट बी सेम, पैरेलल वेक्टर डायरेक्शन मस्ट बी सेम, मैग्नीट्यूड मे बी सेम मे बी डिफरेंट, डायरेक्शन मस्ट बी सेम, मैग्नीट्यूड मे बी सेम मे बी डिफरेंट। तो आप बताना ऑल इक्वल पैरेलल और ऑल पैरेलल इक्वल? ऑल इक्वल पैरेलल। ऑल इक्वल पैरेलल, इक्वल है तो डायरेक्शन सेम हो गया। इन्हीं बच्चे फिर सुनो, इक्वल वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ मस्ट बी सेम, पैरेलल मैग्नीट्यूड may be same may be different but direction must be same. Next लिखो anti parallel, anti parallel, anti parallel direction must be opposite, anti parallel direction must be opposite। दिखा दो, anti-parallel direction must be opposite, direction must be opposite, direction must be opposite। ठीक है, और लिखिए कोप्लेनर। बच्चे को मीन्स सेम, प्लेनर मतलब प्लेन, कोप्लेनर इन सेम प्लेन,
बच्चे जैसे ये पेन देखो और ये पेन देखो, इस दोनों पेन को अगर मैं अपने बोर्ड के ऊपर रख दूं तो ये दोनों पेन क्या है, को-प्लेनर, दोनों सेम प्लेन में है। मैंने इस बोर्ड के ऊपर 4-5 वेक्टर ड्रॉ कर दिए, आप अपने कॉपी पे ड्रॉ करोगे तो ऑल इन सेम प्लेन, तो नाम से क्लियर है, को सेम प्लेनर प्लेन, को प्लेनर इफ वेक्टर इन सेम प्लेन। देखो नेक्स्ट, को-प्लेनर, co-planar must be in same plane, co-planar must be in same plane। कॉपी में दिखा दो 4-5 वेक्टर, all are co-planar, all are co-planar, co-planar। नेक्स्ट बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एंगल मेजरमेंट, ध्यान देना। को इनिशियल, तो नाम से क्लियर है, स्टार्टिंग पॉइंट सेम, डायग्राम काफी समझने के लिए। स्टार्टिंग पॉइंट सेम, टेल एक जगह हो, इट इज को इनिशियल। को टर्मिनस, टर्मिनस मीन्स फाइनल पॉइंट, दो वेक्टर का हेड एक जगह हो, इट इज को टर्मिनस। बच्चे ध्यान सुनो, फॉर एंगल मेजरमेंट टू वेक्टर, जब एंगल मेजर करना हो टू वेक्टर मस्ट बी को इनिशियल और को टर्मिनस। इसके बीच का एंगल बच्चे ये है, ये है एंगल। को टर्मिनस हेड एक जगह हो तो बच्चे ये है दो वेक्टर के बीच का एंगल, ठीक है, वेक्टर के बीच का एंगल। पहले लिख लो इसको, नाम से क्लियर है, को इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट से, को टर्मिनस फाइनल पॉइंट से, ये है इसका एंगल, वो है इसका एंगल। बच्चे से आपने खुद देखा तो वेक्टर के बीच का एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, एंगल अगर गलत मेजर कर ले तो पूरा आंसर गलत। एंगल मेजरमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखो, वेक्टर इन सेम ऑर्डर, बच्चे ध्यान देना यहां पर, सेम ऑर्डर का मतलब ये है बच्चे, एक वेक्टर का हेड और दूसरे का टेल, तो इस डायग्राम में ऑल इन सेम ऑर्डर, एक का हेड दूसरे का टेल, एक का हेड दूसरे का टेल। जो हम लोग टॉर्च में बच्चे जो बैटरी लगाते हैं, तो बैटरी का ये प्लस और ये माइनस, तो पहली बैटरी दूसरी बैटरी, तो बोलते हैं बैटरी सही ढंग से लगा हुआ है, सेम ऑर्डर, तो एक बैटरी का प्लस दूसरे के माइनस के साथ, कुछ वैसे दिखाया है, सेम ऑर्डर। तो सेम ऑर्डर मीन्स एक का हेड और दूसरे का टेल एक साथ हो बच्चे, इसको बोलते हैं सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर मीन्स एक का हेड दूसरे का टेल। को इनिशियल सेम स्टार्टिंग पॉइंट, को टर्मिनस सेम फाइनल पॉइंट, एंड सेम ऑर्डर, एक का हेड और दूसरे का टेल। जैसे देखो बच्चे, जब हम लोग ऐसे क्वेश्चन करेंगे, आप खुद सोचना, मैंने आपके सामने बनाया ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, और इसमें दिखा दिया एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, और तीसरा वेक्टर ये है। इट इज वेक्टर ए, इट इज वेक्टर बी, इट इज वेक्टर सी, और आप लोग मिलकर मुझे बताओ, आप लोग मुझे मिलकर बताओ एंगल, बताओ बी और सी के बीच का एंगल, बोलो बच्चे। दोनों का हेड एक साथ है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो ये दिख रहा है कोटर्मिनस, ये, यस कोटर्मिनस, तो ये रहा 60 डिग्री। एंगल मेजरमेंट करने के लिए दो वेक्टर को कोटर्मिनस या कोइनिशियल, कोटर्मिनस, ये रहा एंगल। इसको देखो, एक का टेल
और सी का भी टेल, ये रहा को इनिशियल, तो एंगल ये दिख रहा है, ठीक है। बट बच्चे ए और बी दिख रहा है इक्विलैटरल ट्रायंगल, बट ए और बी के बीच का एंगल 60 डिग्री नहीं है। फॉर एंगल मेजरमेंट टू वेक्टर मस्ट बी को इनिशियल को टर्मिनस। तो पहले हम सिखा दे बच्चे, रुक जाओ, ध्यान देना है, ध्यान दो। एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, मुझे पता करना है दोनों के बीच का एंगल कितना है। ध्यान दो बच्चे, एंगल पता करना है। पीडियासुना कंसेप्ट इक्वल वेक्टर, तो मैंने बच्चे जितना बड़ा ए है ना उतना ही बड़ा मैंने ए ओ बना दिया। ध्यान दो बच्चे, जितना इसका लेंथ है उतना ही बड़ा ये ड्रॉ कर दिए। अब बच्चे देखो, इसका लेंथ और इसका लेंथ क्या है, सेम, लेंथ भी सेम, डायरेक्शन भी सेम, तो इट इज वेक्टर ए। नाउ ए एंड बी को इनिशियल, ये रहा एंगल। तो बच्चे सेम ऑर्डर में हो तो वेक्टर को एक्सटेंड कर देते हैं। तो जो एंगल दिख रहा है, जो एंगल वहां दिख रहा था, बच्चे वापस फिर से चलो उसी डायग्राम पास, कहां गया, पता मिट गया, चलो समझो फिर से। आइए फिर से सुनो। फॉर एंगल मेजरमेंट टू वेक्टर को इनिशियल, टू वेक्टर को टर्मिनस, इफ टू वेक्टर इन सेम ऑर्डर देन एक्सटेंड, एक्सटेंड करके बच्चे क्या निकालोगे, एंगल। इसको बच्चे कॉपी उतार लो, थोड़ा ध्यान रहेगा आपको। वेक्टर ए वेक्टर बी, दोनों के बीच का एंगल, दोनों के बीच का एंगल ये नहीं, इसको एक्सटेंड कर दिया, तो जितना लेंथ ये है उतना ही लेंथ ये है, तो ये भी वेक्टर ए है, एंगल इधर है, ये है एंगल। तो एंगल मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और सिंपल चीज है यार। को टर्मिनस डायरेक्ट एंगल, को इनिशियल डायरेक्ट एंगल, इन केस ऑफ सेम ऑर्डर, इन केस ऑफ सेम ऑर्डर क्या कर दिया मैंने, एक्सटेंड कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, एंगल निकाल दिया। फॉर एंगल मेजरमेंट टू वेक्टर को इनिशियल, टू वेक्टर को टर्मिनस, इन केस ऑफ सेम ऑर्डर एक्सटेंड। क्यों, इक्वल वेक्टर, जितना लंबा ये है उतना लंबा ये है, डायरेक्शन भी क्या है, सेम। एक और सुनो, ध्यान दो। सपोज ये पेन वेक्टर है, ऊपर है डायरेक्शन, ध्यान दो बच्चे, इस पेन को हम यहां से यहां ले गए तो कोई चेंज नहीं हुआ। क्यों, नहीं पेन का लेंथ बदला और नहीं पेन की डायरेक्शन। तो कंसेप्ट बच्चे जब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ए वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलली एनीवेयर, इट विल नॉट चेंज। घुमा मत देना, तुमसे बोले ये पेन है, चेंज, नो चेंज, चेंज, चेंज। तो बच्चे वेक्टर, ए वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलली एनीवेयर इन स्पेस, it will not change. Note कर लेना, a vector can be shifted parallelly, a vector can be shifted parallelly, it will not change, it will not change. अब बच्चे एक एग्जाम्पल उतार लो, तुमको याद रहेगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल, वेक्टर ए, ठीक है, वेक्टर बी, इट इज वेक्टर सी। एक एग्जांपल में ये डायग्राम बनाकर थोड़ा लिख लेना। एंगल बिटवीन, angle between A and B, angle between A and C, angle between B and C. AC को इनिशियल,
ये रहा एंगल, BC को टर्मिनस, ये रहा एंगल, A एंड B सेम ऑर्डर, एंगल ये नहीं, एक्सटेंड, ये एंगल। सो A and C 60 डिग्री, B एंड C 60 डिग्री। आप बता दो बिटवीन A एंड B 60। अरे ये 60, ये 60, अंदर 60 है बच्चे, तो बाहर कितना हो गया? 120। 120। दो वेक्टर है, इस दो के बीच का एंगल यहाँ है, इस दो के बीच ये है, और इस दो के बीच ये नहीं, बाहर वाला है, तो बाहर वाला ये है 60, तो बाहर वाला 120। 120 एंगल मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। एंगल गलत, सब आंसर गलत। तो एंगल मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो नेक्स्ट बता रहा हूं वो भी कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो बच्चे, इसको हटा दूं? यस सर। यस सर। अब सुनो, ध्यान दो बच्चे, पहले समझ लो। A बाय A कितनी वैल्यू? सर 1 है, ठीक है। अब मैं बोलूं A वेक्टर बाय A, तो बच्चे ऊपर वाले के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, और नीचे वाले के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है। मतलब मैग्नीट्यूड तो कट गया, लेकिन डायरेक्शन कट नहीं पाया। अच्छा, A बाय A हो गया 1, मतलब इसको डिवाइड किए तो आ गया 1, A बाय A 1, बट उस 1 के पास क्या बच गया? डायरेक्शन। बच्चे A बाय A 1 कोई दिक्कत नहीं है, A बाय A यहां भी है, बट इस A के पास एक्स्ट्रा क्या है? डायरेक्शन। इस A के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, तो मैग्नीट्यूड कट गया, तो मैग्नीट्यूड सेम था तो कट गया, तो 1 हो गया। क्या बच गया? डायरेक्शन। इसको दिखाने का तरीका, एक कैप टोपी पहना दी है ना, तुम भी कभी किसी को टोपी पहनाए होगे, तो हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज बात करते हैं, टोपी पहना दिया मतलब उसको बेवकूफ बना के उसके कुछ अपन ले लिया उसका कुछ। एनीवे, यहाँ बच्चे एक कैप जिसके ऊपर कैप लगा दो, इट मीन्स यूनिट वेक्टर। A बाय A यूनिट ओनली 1, एंड A वेक्टर बाय A इज ए कैप, जिसके पास भी कैप लगा रहे, कहीं लगा दिया आपने मान लो D कैप, तो समझ जाना उसके पास एक है, डायरेक्शन है, बट वैल्यू कितना है? एक है। तो जिसके ऊपर भी कैप लगा रहे, तो समझना वो यूनिट वेक्टर है। वैल्यू कितनी है उसके पास? 1 है, और क्या है साथ में उसके पास? डायरेक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे, हर जगह काम पड़ेगा। लिखो नेक्स्ट, थोड़ा और समझा दूंगा इसको भी। यूनिट वेक्टर, अच्छा, उसको डिफाइन करने से पहले एक वर्ड और यूज कर दूं मैं। मैग्नीट्यूड तो अभी तक मैं बार बार यूज किया हूं, मैग्नीट्यूड मीन्स वैल्यू। एक चीज और बच्चे ध्यान सुनना, एक तो मैग्नीट्यूड मीन्स वैल्यू, एक वर्ड यूज करूंगा बच्चे मैं, मॉडुलस। तो बच्चे इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। मॉडुलस मीन्स इट्स ओनली वैल्यू चाहिए, मतलब मैग्नीट्यूड। तो बच्चे मॉडुलस का सिंबल ये, तो ये सिंबल लगा हुआ है, इसका मतलब ये उसकी डायरेक्शन को हटा देगा, तो ये क्या बचा? सिर्फ ए। तो मॉडुलस, ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, मॉडुलस मीन्स सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड लेना है, उसकी डायरेक्शन नहीं लेना है, उसको बोलते हैं मॉडुलस। उसको बच्चे बोलते हैं मॉडुलस। ये वर्ड आप लिख लो पहले, फिर डिफाइन करेंगे। मॉडुलस ऑफ वेक्टर, मॉडुलस, ये सिंबल मॉडुलस। माइनस भी लिखा रहे तो बच्चे माइनस तो बताएगा सिर्फ डायरेक्शन उल्टा है, मॉडुलस मीन्स सिर्फ वैल्यू लेना है, तो इसकी भी वैल्यू सिर्फ ए और इसकी भी वैल्यू ए।
तो मॉडुलस मीन्स सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड लेना है, सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड लेना है, नहीं उसका माइनस लेना है और नहीं उसका डायरेक्शन लेना है। तो मॉडुलस, ए मॉडुलस, तो ये हटा दिया डायरेक्शन, डायरेक्शन में हटा दिया और साइन सब हटा दिया, सिर्फ ए बचेगा। तो इट मीन्स मॉडुलस, सिंपली मॉडुलस मीन्स मैग्नीट्यूड और कुछ नहीं है। अब बच्चे डिफाइन करो यूनिट वेक्टर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर लिखो, लिखो, इफ ए वेक्टर, if a vector is divided by, if a vector is divided by, if a vector is divided by its, vector is divided by its modulus, if a vector is divided by its modulus, if a vector is divided by its modulus, then it will convert, then it will convert into unit vector, then it will convert into unit vector, unit vector, ये दिखा दो। कैप लिखने का ये भी तरीका है, और बताए थे नीचे अगर ये लिखकर मॉडुलस, तो मॉडुलस इस एरो को हटा दिया, तो ये और ये सेम है। If a vector is divided by its modulus, then it convert into unit vector, then it convert into unit vector. If a vector is divided by its modulus or magnitude, it will convert into unit vector. तो जिसके ऊपर भी कैप लगा रहे समझना उसके पास 1 है, जिसके पास भी कैप लगा रहे तो समझना उसकी वैल्यू 1 है। लिख लिया आपने? Yes, sir. ठीक है, तो बच्चे जिसके ऊपर भी कैप लगा रहे हैं कुछ भी लिख दिए, बी कैप, सी कैप, डी कैप, ये सिंबल क्या बताता है? वैल्यू। तो मैंने पूछा बताओ इसकी वैल्यू, ये बताता है मॉडुलस मींस वैल्यू, मैग्नीट्यूड, तो बी कैप है तो सर वैल्यू 1 है। तो जिसके ऊपर भी कैप लगा रहे, ये सिंबल किसका था? मॉडुलस मींस मैग्नीट्यूड। तो जिसके पास भी कैप लगा रहे उसके पास वैल्यू कितनी है? 1। तो वेक्टर जस्ट एक स्टार्ट कर दिए, ठीक है। कल सैटरडे संडे 2 दिन जितने नए बच्चे है एक बार हमको नंबर्स में है ये मैसेज कर देना, तो हम कल टाइम ऑलमोस्ट ये रहेगा, तो 2 दिन आपका बैकअप कर देंगे। दूसरी चीज ये है कि YouTube पर भी प्लेलिस्ट जाओगे ना, तो प्लेलिस्ट में पहले तो आपको कि आपके बैच का अपने कलर कोड ग्रीन दिया है, तो जितने ग्रीन कलर वाले वीडियो है ना वो समझना आपके बैच का वीडियो है। और प्लेलिस्ट में जाओगे तो बच्चे वहाँ ग्रुप बना हुआ है, तो वहाँ ढूंढना नहीं पड़ेगा, आप प्लेलिस्ट को क्लिक करोगे तो आपको एक जगह आपको मिल जाएगा सारे आपके बैच के वीडियो। बट फिर भी कल परसों बैकअप कराएंगे, बैकअप कम रिवीजन, जिसको भी करना होगा यूनिट डायमेंशन, कल ये यूनिट डायमेंशन 2 का हम रिवीजन करवा देंगे, ठीक है। और ये वेक्टर जब तक चलेगा बच्चे, तो अभी तक सिर्फ एक चैप्टर हुआ है यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट, तो जब तक ये वेक्टर कंप्लीट होगा कहीं ना कहीं हम साइड में टाइम निकाल कर तब तक हम यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट आपका पूरा कर देंगे जिनका छूटा हुआ है, ठीक है। चलो बाय बाय।